नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रशिया के बीच अभी एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी R-37M और R-77M के एक्विजिशन को लेकर एक हाई लेवल की डिस्कशन किया जा रहा है। ये मिसाइल स्पेशली इंडियन एयरफोर्स की Su-30MK फ्लीट के लिए ऑफर किए जा रहे हैं, जिसे हमारी VVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की कॉम्बैट कैपेबिलिटी में तुरंत ही बूस्ट मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि अभी DRDO की तरफ से अपनी इंडिजिनस अस्त्र मार्क 2 मिसाइल पर भी काफ़ी प्रोग्रेस किया जा रहा है, लेकिन इसकी मास प्रोडक्शन अभी 2029 से 2030 के आसपास से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस डिले को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक इंटर्म सोल्यूशन के तौर पर रशियन मिसाइल को कंसिडर करना स्टार्ट किया जा रहा है। खास बात यह कि रशिया की तरफ से अभी इन मिसाइल का लोकल प्रोडक्शन भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिनको मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर भारत में बनाना स्टार्ट किया सकेगा, जो कि भारत और रशिया की डिफेंस पार्टनरशिप को और भी मजबूत करने वाला है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के Su-30MK जो कि हमारी एयर पावर का बैकबोन है, अभी R-77 और अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका रेंज अप्रॉक्सीमेटली 80 से लेके 110 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट में चाइनीज ओरिजिन PL-15E मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका रेंज 145 किलोमीटर तक हो सकता है। चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पास और भी एडवांस PL-15 मिसाइल मौजूद है, जिनका रेंज 200 से लेकर 300 किलोमीटर तक होने का क्लेम किया जाता है। और रिसेंट दो कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन एयरफोर्स VVR एंगेजमेंट के मामले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के मुकाबले पीछे पा गया। इस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अर्जेंट बेसिस पर लॉन्ग रेंज VVR मिसाइल को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। अब R-37M मिसाइल के बारे में बात करें तो इसे नेटो स्टैंडर्ड में AA-13 यानी कि XD मिसाइल कहा जाता है। ये एक हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका रेंज अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक होने वाला है। और ये प्राइमरीली अवेक्स एरियल टैंकर या फिर एनिमी फाइटर्स को उनकी मिसाइल रेंज से काफी दूर रहकर ही डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ R-77M के बारे में बात करें तो ये R-77 का अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि लगभग 190 किलोमीटर के आसपास रेंज को ऑफर करने वाला है। इसमें मॉडर्न AESA रडार सीकर और डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो Su-30MK के साथ परफेक्टली मैच करने वाला है। और इसे मेनली फाइटर साइज टारगेट को लॉन्ग रेंज में एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO की तरफ से अपने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAW का एक मेजर अपग्रेड करने की बात सामने आई है, जिसमें अब सैटेलाइट नेविगेशन गाइडेंस किट को इंटीग्रेट करने की बात की गई है। इस अपग्रेड के बाद SAW को मिड कोर्स गाइडेंस को प्रोवाइड किया जा सकता है, जिससे स्ट्राइक मिशन में एक्यूरेसी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में काफी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन एक प्रिसिशन गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब है, जो कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS या ग्लोनार जैसे गाइडेंस किट का इस्तेमाल करता है, और इसका रेंज अप्रॉक्सीमेटली 100 से 110 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन सैटेलाइट नेविगेशन बेस्ड मिड कोर्स करेक्शन ऐड होने से फ्लाइट के दौरान ये अपनी ट्रेजेक्टरी को रियल टाइम में एडजस्ट कर पाएगा, मतलब मूविंग या रीपोजिशन टारगेट को भी हाई एक्यूरेसी और प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक करना पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी इंडिजिनस नेविक सिस्टम का इस्तेमाल करके एक्यूरेट स्ट्राइक करना संभव होने वाला है। यह अपग्रेड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को एक फायर एंड फॉरगेट वेपन से एक इंटेलिजेंट मिशन एडेप्टिव मुनिशन में ट्रांसफॉर्म करने वाला है। इसके बाद ये हार्डन टारगेट, मोबाइल टारगेट या फिर सेंसिटिव टारगेट को भी एंगेज करने में इफेक्टिव होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स फिलहाल स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को जगुआर डरिन 3 Su-30MK और HAL की तरफ से डेवलप किए गए तेजस प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इसकी नई सैटेलाइट गाइडेड वर्जन का फायदा ये होगा कि पेरेंट एयरक्राफ्ट को अब टारगेट पे रियल टाइम लॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो सेफ स्टैंड ऑफ रेंज से ही हेवीली कंटेस्टेड एयरस्पेस में स्ट्राइक करने में सक्षम होने वाले हैं। एक और खास बात यह भी है कि अपग्रेडेड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अब नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए भी कॉम्पेटेबल होने वाला है, मतलब टारगेट डाटा को सिक्योर डाटा लिंक के थ्रू या मिशन प्लानर से फ्लाइट के दौरान अपडेट किया जा सकता है, जो कोऑर्डिनेटेड और एडेप्टिव ऑपरेशन के लिए काफी जरूरी होने वाला है। इसके अलावा अभी DRDO की तरफ से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की 2 से 3 नए वेरिएंट को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें से एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल वर्जन होने वाला और एक एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट होने वाला है, जिसमें बोथ RF सीकर और इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके बाद ये हार्डन टारगेट, मोबाइल टारगेट या फिर सेंसिटिव टारगेट को भी एंगेज करने में इफेक्टिव होने वाला है। दूसरी तरफ RF सीकर और इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाने वाला है।
अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी को अभी एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल मिलने की बात सामने आई है, जिसमें इंडियन आर्मी की एजिंग T-72 मेन बैटल टैंक्स को अनमेन्ड मेन बैटल टैंक के तौर पर यानी कि UMBT के तौर पर कन्वर्ट करने की बात किया जा रहा है, ताकि इनको हाई रिस्क ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्लान के मुताबिक 2030 के बाद T-72 फ्लीट को रिटायर किया जाने वाला है, लेकिन इससे पहले इन टैंक को अभी भी मॉडर्न सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। तो उस वजह से अभी 2030 के बाद इनको रिटायर करने के बाद पुराने टैंक्स को अनमेन्ड प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। इंडियन आर्मी के पास अभी लगभग 2400 के आसपास T-72 टैंक्स मौजूद है, जो लेट 1970s में इंडक्ट किए गए थे और 1984 में हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी में इनको लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर भारत में बनाना स्टार्ट किया गया था। लेकिन अभी इनमें से बहुत सारे टैंक अपने 30 साल की सर्विस लाइफ को कंप्लीट कर चुके हैं और मॉडर्न बैटलफील्ड में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और कैमिकाजी ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन के खिलाफ ये बहुत वल्नरेबल होते जा रहे हैं। अभी नए T-72 वेरिएंट्स को इन थ्रेट को काउंटर करने के लिए मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल इमेजिंग साइट, 1000 HP की इंजन और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर की Mark II वेरिएंट से अपग्रेड भी किया जा रहा है। साथ ही कैनोपी स्लैट आर्मर के साथ साथ बॉल एंड चेन प्रोटेक्शन और इंजन ब्लॉक टाइल जैसे मेजर को भी ऐड किया जा रहा है, जो कि इनको टॉप अटैक ड्रोन या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को काउंटर करने में मदद करने वाला है। लेकिन अभी पुराने T-72 टैंक को रिटायर करने का मतलब ये होगा कि अभी जो मॉडर्न अपग्रेड इनमें किया जा रहा है, इनको हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी कि अभी जिन अपग्रेड को करने में हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका पूरा वैल्यू हमको नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से अभी इनको अनमेन्ड वेरिएंट में कन्वर्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बनने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें क्रू सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना ही टैंक्स को हाई रिस्क मिशन में डिप्लॉय किया जा सकेगा। इसके अलावा DRDO की तरफ से अभी पहले से ही अर्जुन मेन बैटल टैंक की अनमेन्ड वर्जन को एक्सप्लोर किया जा रहा था और वही टेक्नोलॉजी भी T-72 की कन्वर्सन में इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। हालांकि पुराने T-72 टैंक्स को अनमेन्ड टैंक में कन्वर्ट करना थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस भी होने वाला है, जिसमें एक टैंक को कन्वर्ट करने के लिए 25 करोड़ के आसपास खर्चा होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि इसमें अपग्रेड के दौरान टैंक में ऑटोनोमस सिस्टम, एडवांस सेंसर और कम्युनिकेशन नेटवर्क को इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने वाला है। लेकिन अपग्रेड के बाद ये टैंक फ्यूचर वॉरफेयर के लिए गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है, तो इस इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर के लिए जस्टिफाई किया जा सकता है। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से भी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी QRSAM सिस्टम को एक्वायर करने के लिए अपनी ऑर्डर को नवंबर तक फाइनलाइज करने की बात की गई है। ये स्टेप हमारे मोबाइल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट देने के लिए एक मेजर माइलस्टोन होने वाला है। सोर्सेज का कहना है कि DRDO की तरफ से इन सिस्टम के लगभग सारे यूजर ट्रायल को और डेवलपमेंटल ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है और प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को सिलेक्ट किया गया, जो कि आगे चल के इन सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने वाला है। QRSAM एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि एक यूनिक कैपेबिलिटी के साथ आता है, क्योंकि ये मिसाइल मूविंग कंडीशन में भी फायर कर सकता है और टारगेट के साथ एंगेज हो सकता है। मतलब हाई मोबिलिटी ट्रैक पर माउंटेड ये सिस्टम एडवांस करते हुए फॉर्मेशन को कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट कर सकता है, जो डायनामिक बैटलफील्ड कंडीशन में बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। स्पेशली आर्मी के स्ट्राइक कोर के साथ ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें मेन बैटल टैंक्स और हमारे आर्मर्ड व्हीकल शामिल होते हैं। तो QRSAM का रोल यहाँ पर दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन के खिलाफ एक डिफेंसिव शील्ड को प्रोवाइड करने का होने वाला है, जो कि दुश्मन की टेरिटरी के अंदर भी हमारे कॉन्वॉयज को एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड करने में सक्षम हो सकता है। इस सिस्टम का आर्किटेक्चर ऑल वेदर कंडीशन और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया, जो कि पूरा 360 डिग्री कवर करने वाला है। डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे AESA रडार मौजूद होने वाला और ये एक साथ मल्टीपल टारगेट को 30 किलोमीटर के अंदर एंगेज कर सकता है। कुल मिलाकर QRSAM की मोबिलिटी और ऑन द मूव लॉन्च कैपेबिलिटी इसे भारत की एयर डिफेंस आर्सेनल में अपनी कैटेगरी में पहला सिस्टम बनाने वाला है और इसका इंडक्शन इंडियन आर्मी के आर्मर्ड फॉर्मेशन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्वाइबिलिटी एज देने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI को इशू किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए लगभग 48 एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम को खरीदने का प्लान किया गया है। ये एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम एक 4x4 हाई मोबिलिटी व्हीकल के ऊपर माउंट होने वाला है, जिससे उनकी डिप्लॉयमेंट और मोबिलिटी काफ़ी फास्ट होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेप क्यों लिया गया, तो इसका जवाब हमें मिलता है पिछले कुछ कॉन्फ्लिक्ट से।
ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन ने मॉडर्न वॉरफेयर का पूरा इक्वेशन ही बदल डाला है। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल हमें ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी देखने को मिला था, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 के आसपास ड्रोन को डिप्लॉय किया गया था। हमारी फोर्सेस की तरफ से इनको काफ़ी सॉलिड रिस्पॉन्स दिया गया था और ज़्यादातर स्वार्म ड्रोन को न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया था। लेकिन साथ ही ये भी क्लियर हो गया कि हमें और एडवांस मोबाइल और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सोल्यूशन की जरूरत पड़ने वाली है। इसी गैप को पूरा करने के लिए अभी एयर डिफेंस, फायर कंट्रोल, रडार और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। ये एक मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म होने वाला है जो फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन सबको डिटेक्ट और ट्रैक और एंगेज करने में सक्षम होने वाला है। और क्योंकि ये एक 4x4 व्हीकल के ऊपर माउंट होने वाला है, तो इसे स्टैटिक और डायनामिक दोनों बैटलफील्ड कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे वो डेजर्ट हो, माउंटेन रीजन हो या फॉरेस्ट लोकेशन हो, सभी रीजन में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। इन सिस्टम में लो ऑब्जर्वेबल टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए एक्स बैंड एक्टिव एरे एंटीना बेस्ड 3D सर्च रडार मौजूद होने वाला है। हाई स्पीड टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए के बैंड की ट्रैकिंग रडार मौजूद होने वाला है। पैसिव मोड में डिटेक्शन करने के लिए इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और एक्यूरेट रेंज को डिटेक्ट करने के लिए इसमें लेजर रेंज फाइंडर भी मौजूद होने वाला है। ये सारे कंपोनेंट मिलकर एक नेटवर्क सोल्यूशन बनाने वाले हैं, जो कि भारत की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए गए आकाश तीर सिस्टम के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से है। अभी खास करके चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती ताकत को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। इनिशियली इसमें 2 मेजर ऑप्शन को कंसीडर करने की बात सामने आया था, जिसमें Su-57E और F-35 को कंसीडर करने की बात की गई थी। लेकिन रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से F-35 वाले ऑप्शन को क्लियरली रिजेक्ट करने की बात सामने आई है, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स के पास एक ही ऑप्शन मौजूद होने वाला है, जो कि Su-57E होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इंपोर्टेड 5th जनरेशन फाइटर को बस इन टर्म सोल्यूशन के तौर पर ही अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से लॉन्ग टर्म बेसिस पर अभी इंडियन एयरफोर्स अपनी इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को पुश करने का प्लान किया जा रहा है। अभी के डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो अभी के पेस में एमका की मार्क 1 वेरिएंट की टेस्ट फ्लाइट 2028 तक होने की उम्मीद किया जा रहा है और 2035 में इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाने वाला है। और इनिशियली एमका की मार्क 1 वेरिएंट की बस 40 यूनिट को, यानी कि 2 स्क्वाड्रन को ही इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी ये सजेशन दिया जा रहा है कि एमका की डेवलपमेंट को अभी इमरजेंसी मोड में आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर हमें सच में चाइना और पाकिस्तान की एयर पावर को मैच करना या बैलेंस करना है तो 2030 तक ही एमका को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की जरूरत पड़ने वाली। इसके अलावा एमका की मार्क 1 वेरिएंट की बस 40 नहीं बल्कि 80 के आसपास यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना चाहिए और 2035 तक इंडियन एयरफोर्स में मिनिमम 4 स्क्वाड्रन एमका को इंडक्ट करने का सजेशन अभी दिया जा रहा है। हालांकि सारे सजेशन वर्तमान के हालात को देखते हुए काफ़ी प्रैक्टिकल लग रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ एमका की डेवलपमेंट टाइमलाइन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।